हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन एनसीईटी 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड का नया सिलेबस, उसकी क्लास नंबर 3। बात करने वाले हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म में एजुकेशन सिस्टम किस तरह का था, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। इसकी पहले की 2 क्लासेस जो बुद्धिज्म और ज्ञान परंपरा पर थी, अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर के पहले 2 सेशन आप कवर कर सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में विदाउट एनी डिले। अगर आप एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट द ऑथेंटिक एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी, और आपके कैरियर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो किन पॉइंट्स पर होने वाला है ये हम देख लेते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज, वर्धमान महावीरा के लाइफ के बारे में जानेंगे। कहाँ उनका जन्म हुआ, कब उन्होंने ज्ञान की खोज करने निकले, क्या सिचुएशंस बनी, ये सारी बातें। फिर कोर फिलोसॉफी, त्रिरत्न क्या है इन जैनिज्म, 5 मेन वोव्स क्या है, क्या 5 इथिक्स उन्होंने बताए हैं। जैनिज्म में जो एजुकेशन दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ में चलेंगे, जो की टर्म्स में बताऊंगी हिंदी में भी उसे ट्रांसलेट करूंगी, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करते चले। करिकुलम एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या पढ़ाया जाता था, पढ़ाने का तरीका क्या था, कौन सी भाषा में पढ़ाया जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड, पढ़ाने का तरीका कैसा था। 5 स्टेप प्रोसेस है जैनिज्म की पढ़ाने की, वो क्या थी वो समझेंगे। एंड रिलेवेंस इन मॉडर्न टीचिंग, आज की तारीख में जो पढ़ाया जाता है वो जैनिज्म से कहाँ से रिलेटेड है, किस तरह से रिलेटेड है, ये हमें समझना है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताती हूँ। आप ये समझिए कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज की बुक रही होगी स्कूल में, वो पूरी जैनिज्म को उठा करके आप देख सकते हैं। जो जैनिज्म की कोर वैल्यूज हैं वो आपको आपकी वैल्यू एजुकेशन की बुक में मिलने वाली है, ठीक है। या आप कह ले कि मॉरल एजुकेशन जो आपको दी जाती है उसमें मिलने वाली है। कनेक्ट करेंगे, अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू महावीर, ठीक है। तो देखो, जैनिज्म जो है, ठीक है, जैनिज्म में जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थंकर। क्या कहा जाता है, तीर्थंकर, तीर्थंकर, ठीक। अब यहाँ पर जैनिज्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए। सबसे लास्ट जो थे वही थे वर्धमान महावीर। वही थे कौन, वर्धमान महावीर। और सबसे पहले फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, आपको पता है उनका नाम, ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव, ठीक है, या ऋषभ नाथ भी कहा जाता है। ओके, तो पहले टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, पहले तीर्थंकर जैनिज्म के कौन थे, ऋषभ देव। 24th कौन से हैं, वर्धमान महावीरा। इन्होंने जैनिज्म को बहुत आप कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी दिलवाई या बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, इसलिए इनका नाम ज्यादा लिया जाता है। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। टाइम पीरियड क्या रहा, 599 टू 527 BCE के अराउंड ये रहे। अब इनके जीवन के बारे में समझो। जो वर्धमान महावीर थे ये क्षत्रिय थे, है ना। अगर हम इनकी कास्ट की बात करें तो क्षत्रिय थे। इनके पिता जो कि किंग थे सिद्धार्था, और रानी थी ऑब्वियस सी बात है इनकी माताजी त्रिशला, ठीक है। तो सिद्धार्थ और त्रिशला के बेटे कौन, वर्धमान महावीर। इनका जन्म हुआ कहाँ पर, कुंद ग्राम में। कहाँ पर हुआ, कुंद ग्राम में हुआ, ठीक है, कुंद ग्राम में हुआ। 30 साल तक रॉयल्टी का लाइफ जीने के बाद, कितने साल तक, 30 इयर्स तक रॉयल्टी की लाइफ जीने के बाद इन्हें लगा कि जीवन क्या है, जीवन में दुखों का कारण क्या है, इस तरह के प्रश्न इनके मन में आने लगे और ये सत्य की खोज करने निकले।
सत्य की खोज करने निकले 30 साल की उम्र में 12 साल तक, ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक फ्लैश में कहानी बता रही हूँ, 12 ईयर तक ये भटकते रहे ज्ञान की खोज में। 12 साल बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई कितने साल बाद? 12 साल बाद इनलाइटमेंट हुआ, जिसको कहा जाता है केवल ज्ञान। क्या कहा जाता है? केवल ज्ञान। जैसे कि हमने देखा था बुद्धिज्म में, बुद्ध ट्री के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुआ। ऐसे ही सॉरी ऐसे ही केवल ज्ञान, ओमिनिसाइंस मतलब कि जब भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस क्षण को हम क्या कह रहे हैं? उसे क्या कह रहे हैं? उस ज्ञान को हम क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट हुआ। क्लियर है? ठीक है। इन्हें जिना मतलब कॉन्करर और निर्ग्रंथा जैसे टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। टाइटल हम नाम दे देते हैं ना जैसे। ठीक। लास्ट स्पिरिचुअल टीचर ऑफ जैनिज्म, ये मैं आपको बता चुकी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। ठीक है ना। और रही बात, एक चीज और आप यहाँ पर नोट करो, इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु को कहा जाता है निर्वाणा एट द एज ऑफ 72, पावापुरी में। कहां पर? पावापुरी में। कितनी एज में? 72 एज में। निर्वाणा मतलब कि मृत्यु। याद रहेगा ये, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैनिज्म में जो देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको पहुंचा रही हूं आप तक। ठीक है। कोर फिलोसॉफी जैनिज्म की क्या है? त्रिरत्न, इन्होंने 3 रत्न बताए हैं। दैट इज अ पाथ टू लिबरेशन। लिबरेशन मतलब कि मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? भय से मुक्ति। किससे मुक्ति? हमें किससे मुक्ति चाहिए? भय से मुक्ति चाहिए। ठीक है। भय किस चीज का? जीवन और मृत्यु। लगाव, जीवन से लगाव हो या किन्हीं चीजों से लगाव हो, उन सभी से हमें मुक्ति चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी हो पाएगा। और अगर हमें लगाव है, किसी चीज से लगाव है, अगर मान लो मुझे अपने फोन से लगाव है, कि है यार काम की चीज है, ठीक है, तो मुझे मेरे फोन से लगाव है, अब मुझे हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं गिर ना जाए, ये कहीं टूट ना जाए, तो ये भय है मेरे लिए। ठीक है। तो मतलब कि मैं हर समय डर में जी रही हूँ। ठीक है ना। तो इन डरों से, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, सबसे बड़ा डर इंसान को जीवन और मृत्यु का है। अपनों से दूरी का डर है। ठीक है। कुछ ना हासिल कर पाने का डर है। तो उसी डर से आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, उसके लिए इन्होंने 3 रत्न बताए हैं, 3 पाथ बताए हैं। कौन से 3 पाथ हैं वो? राइट फेथ, सम्यक दर्शन। राइट मतलब इनकी भाषा में क्या कहा जाता है? सम्यक। राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। ये देखो ज्ञान है ना, अपना ज्ञान को ऐसे लिखते हैं लोग, JAN ज्ञान। ठीक है। सम्यक ज्ञान। और तीसरा है राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। आपका चरित्र सही होना चाहिए, आपकी फेथ सही होनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, आपका ज्ञान सही होना चाहिए और आपका चरित्र सही होना चाहिए, तो आपको मुक्ति मिल पाएगी। इन्हीं पर चल करके आप मुक्ति पा सकते हैं। ओके। फ्रीडम फ्रॉम कार्मिक मैटर, ये जो संसारिक चीजें हैं उनसे मुक्ति पाना, यही क्या था? अल्टीमेट गोल था जैनिज्म का। कार्मिक मैटर से फ्रीडम पाना मतलब कि मोक्ष, लिबरेशन पाना। याद रहेगा, है ना? बहुत इजी है। अब बात आते हैं कि इन्होंने 5 कस्में बताई है कि भाई 5 कस्में आपको खाना है। ठीक है। और वो 5 कस्में खा करके ही आप जो है एक जीवन में एक सही रास्ते पर चल सकते हैं, अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, बिना भय का बना सकते हैं। कौन सी 5 कस्में हैं वो? लिख लो जरा वहां पर। अहिंसा, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, मार धाड़ कुटाई लड़ाई नहीं करनी है। सत्य,
ट्रुथफुलनेस इन वर्ड एंड डीड, हमेशा बातों में सत्यता हो, और बातों में ही नहीं आपके काम में भी सत्यता होनी चाहिए। अस्तेया, नॉन स्टीलिंग, चुरा करके किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ओके, फिर है अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट टू पोजेशन, किसी भी चीज को लेकर के पॉजिटिव नहीं होना है, मतलब कि अरे ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। नॉन अटैचमेंट टू पोजेशन, कोई भी चीज हो या ना हो आपको कोई फर्क ना पड़े। ठीक, अब वही मैं कह रही थी कि आपकी जो मॉरल एजुकेशन की बुक है उसका कोई भी चैप्टर अगर अभी आपके पास है, आप उठा करके देख लो, इन्हीं 5 थीम में से किसी एक थीम पर आपके चैप्टर होंगे ही होंगे। हर एक थीम का एक चैप्टर होगा। एक अहिंसा का चैप्टर होगा आपके मॉरल वैल्यू की, मॉरल या वैल्यू एजुकेशन की बुक में। हमें सत्य बोलना चाहिए, ये एक चैप्टर होगा। हमें चुरा करके किसी की चीज नहीं रखना चाहिए, इस पर एक चैप्टर होगा, है ना। सेलिबेसी, मतलब कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है, इस तरह का एक चैप्टर होगा। नॉन अटैचमेंट पर एक चैप्टर होगा। ठीक है, सो दैट इज हमारा जो मॉरल एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क बना है वो जैनिज्म पर ज्यादा आप कह सकते हैं उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, या उससे ज्यादा वैल्यूज हमने ली हुई है। ठीक, वैसे तो हर एक एजुकेशन सिस्टम इन चीजों की बात करता है, बट ये सीधे सीधे 5 चीजें आपको वहां पर दिखेंगी। नेक्स्ट, एम ऑफ एजुकेशन, क्यों पढ़ा रहे थे वो, मकसद क्या था उनका पढ़ाने का। सबसे पहली चीज तो था क्या, लिबरेशन, मोक्ष ऑफ द सोल, है ना, मोक्ष ऑफ द सोल। कैरेक्टर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंपैशन, सहानुभूति हो, दूसरे का दर्द समझ पाए, आत्म अनुशासन हो, है ना, अनुशासन में रहना सीखे। बच्चों में कैरेक्टर क्या डेवलप हो, अनुशासन हो, सहानुभूति हो, दूसरे के दर्द समझने वाले हो, दैट इज कंपैशन। मेंटली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना, कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है, वो होने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती, दैट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। हिंदी में इसको कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन, लिख लो वहां पर, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, देन सोशल, यूनिवर्सल एजुकेशन एक्सेस, एम ऑफ एजुकेशन क्या था इनका, कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन थी, किसी भी कास्ट के लोग पढ़ सकते थे, किसी भी जेंडर के लोग पढ़ सकते थे, है ना, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए था यहाँ पर पढ़ाई, कोई कास्ट बैरियर यहाँ पर नहीं था। वहीं हमने देखा था ज्ञान परंपरा में गुरुकुल सिस्टम जो था, ओके, वहां पर सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण पढ़ सकते थे। होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि सर्वांगीण या संपूर्ण, आप कह लो संपूर्ण विकास की बात ये करते हैं, जिसमें मॉरल भी हो और फिजिकल भी, राइट। ओके, दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं और नोट कर लेना। फिर एक करिकुलम, पढ़ाते क्या थे ये, जैसे हमने देखा था गुरुकुल सिस्टम में तो हमारी जितनी भी होली बुक्स होती हैं वहां से पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, है ना, वेदांग पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। यहाँ क्या पढ़ाया जाता था, यहाँ पर जो इनकी जो होली बुक है या सेक्रेड टेक्स्ट है वो अगमा क्या कहलाता था, अगमा, याद रखना है आपको, इसको अगमा कहते हैं। और फिलोसॉफी क्या थी, फिलोसॉफी इनकी कर्मा थ्योरी थी। कर्मा थ्योरी क्या है ये मैं समझाती हूँ आपको, साथ ही ये भी नोट करो कि वोकेशनलाइज कर रखा था एजुकेशन को, मतलब कि प्रैक्टिकल करके चीजों को दिखाते थे, और ऐसी एजुकेशन दी जाती थी जिससे कि इंसान अपनी लाइवलीहुड लेकर के आ सके, मतलब कुछ पैसे कमा सके। प्रैक्टिकल आर्ट सिखाए जाते थे। बॉडी फिटनेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए योगा करवाया जाता था। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच था, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, राइट।
अभी हम बात करते हैं कर्मा थ्योरी के बारे में। किसकी थ्योरी के बारे में? कर्मा थ्योरी, जो कि आपको यहाँ लिखी हुई दिख रही है। ये कोर, ये देखो तीन जो मैंने लिखे हैं ना, एक्चुअली इट्स अ कोर फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म। कर्मा थ्योरी क्या है वहां लिखना। जैनिज्म में ये मानना था कि भगवान कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आपको आपके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दे, अवार्ड दे और गलत कामों के लिए पनिशमेंट दे। ये इनका मानना नहीं था। ये कहते थे एवरीथिंग इज योर कर्मा। कर्मा कॉज एंड इफेक्ट। कर्मा इज योर कॉज एंड इफेक्ट। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। लिखो यहाँ पर just a second. The कर्मा थ्योरी क्या कहती है? कर्मा थ्योरी ये कहती है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। मतलब कि अगर आप गलत काम करोगे तो उसका गलत ही प्रभाव मिलेगा। अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे आप, तो आप ही उस गड्ढे में गिरोगे। ठीक है, आप अच्छे काम करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, दैट इज अ कर्मा। बोलते हैं कर्म का फल मिलता है, वही चीज है। जैसा आप करोगे वैसा प्रभाव आपके ऊपर आएगा, दैट इज अ कर्मा थ्योरी। इनका ये मानना नहीं था कि कोई भगवान है और वो तुमने अच्छे काम करे तो तुम्हें कुछ अच्छा कर देगा, या बुरे काम करे तो बुरा कर देगा तुम्हारे साथ। नो, इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा। गेटिंग इट? दैट इज अ कर्मा थ्योरी। Then the second philosophy is अनेकांतवाद। क्या है? अनेकांतवाद। ये पहली फिलोसॉफी थी इनकी। दूसरी है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद इनका ये कहना है कि एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव, जिसको हम कहते हैं ना मल्टीपल पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण। ठीक, तो इनका ये कहना है कि किसी की कही हुई एक बात वही सत्य नहीं है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबके अपने अपने विचार हैं उसके अकॉर्डिंग, और कोई एक बात हम सच नहीं मान सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, आपकी क्लास में हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो, या हर एक क्लास में होता है ऐसा, कि एक बच्चे के कोई दुश्मन है और एक बच्चे उसी बच्चे के दोस्त भी हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंटरेक्शन हुआ, जिन दो बच्चों के बीच में लड़ाई है, उनका इंटरेक्शन किसी और बात को लेकर के हुआ। जो दोस्त हैं उनका इंटरेक्शन किसी और बात को लेकर के हुआ। बच्चा वही है, इसका दोस्त है और इसका दुश्मन है, ऐसा कैसे? तो यहाँ पर अनेकांतवाद है, मतलब कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। उसने किसी और पर्सपेक्टिव से कुछ बात की, उनके रिलेटिव, हम बोलते हैं ना रिलेटिव, मतलब परस्पर जो उनके संबंध रहे वो कुछ अलग तरीके से हो गए कि उनकी लड़ाई हो गई, और यहाँ पर दोस्ती में बदल गए। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़का खराब ही है। नो, ये लड़का खराब ही है या कोई एक इंसान खराब ही है, हम ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव काम करते हैं। एक इंसान किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। आई होप कि ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। दैट इज अनेकांतवाद। थर्ड इज सय्यदवाद, रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ। उसी को आगे समझाते हुए सय्यदवाद। ठीक है, रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ। पहले हमने देखा कि किसी के दृष्टिकोण को हम गलत नहीं कह सकते। जिसने जो समझा, जो उस जगह पर था, उसने जो देखा, उसके हिसाब से वो दृष्टिकोण सही है। ऐसे ही सत्य भी रिलेटिव है। सत्य भी रिलेटिव है। आप कहोगे कोई एक ही चीज सही है किसी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। ओके,
ट्रुथ इज ऑल्सो रिलेटिव। सत्य क्या है? सत्य की सापेक्षता। ठीक है, तो किसी एक ने जो देखा बस वही सत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ट्रुथ इज रिलेटिव। आप लोगों ने एक कहानी सुनी है, एक राजा ने एक राजा के 3 राजकुमार थे। उसने कहा कि जाओ, एक थोड़ी दूरी पर जाकर के एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, वो उस पर लाल रंग के फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगता है, जाकर के देख के आओ। तो रथ में बैठ करके, चलाने वाला तो वही था, ठीक है, चलाने वाला सेम था। पहले सबसे छोटा वाला राजकुमार गया। वो जब गया तो वो एक अलग सीजन में गया था, वो पतझड़ के सीजन में गया। उसने जाकर के उस पेड़ को देखा तो देखा उस पर कुछ भी नहीं, पतझड़ का सीजन था, क्या होगा उस पर, पत्ते, कुछ पत्ते थे, गिरते हुए पत्ते थे। उसने आकर के अपने पिताजी को कहा कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा आप बोल रहे थे कि बहुत सुंदर पेड़ है। ठीक है, थोड़े दिन महीनों बाद उसने अपने दूसरे राजकुमार को भेजा, कहा जाकर के देख के आओ, वो पेड़ है, बहुत सुंदर है। जब वो वहां पर गया तो नया सीजन आ चुका था, पेड़ों पर पत्ते आ गए थे, वो हरा भरा था, पर उस पर लाल कलर के कोई फूल नहीं थे। ठीक है, तो जब दूसरा राजकुमार अपने पिताजी के पास आया तो उसने बोला कि पिताजी, आपने बोला था लाल कलर के फूल होंगे उस पर, लाल रंग के, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर हाँ हरा भरा था वो। उसने कहा ठीक है। फिर थोड़े महीनों बाद उसने अपने तीसरे राजकुमार को कहा कि तुम जाओ और देखो कि वो पेड़ कैसा है। वो गया तो उसने देखा कि बड़े ही लाल कलर के बढ़िया सुंदर सा एक पेड़, हरा भरा भी है, लाल कलर के फूल भी आ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये भी आ गया, उसने बता दिया सारी चीजें कि बड़ी सुंदर सा पेड़ था वो, तो पिताजी आपने जैसा बताया वैसा ही है। ओके, तब राजा ने तीनों को साथ में खड़ा किया और तीनों से पूछा कि बताओ भाई, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। तो तीनों राजकुमार आपस में लड़ने लगे कि नहीं, वो पेड़ तो ऐसा नहीं था, मैंने तो ऐसा देखा। दूसरा बोल रहा है ऐसा नहीं था, मैंने तो ऐसा देखा है। क्योंकि तीनों ने अलग अलग चीजें देखी थी, पर सत्य क्या था? सत्य उसने बताया जो उन तीनों राजकुमारों को लेकर के गया था। उसने कहा तीनों ही सत्य है, क्योंकि तीनों ने अलग अलग समय पर उस पेड़ को देखा और अलग अलग समय पर उसका व्यू अलग अलग था, क्योंकि सीजन अलग अलग था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो देखा, आपने जो समझा, वो पूरा सत्य नहीं होता है। दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ समथिंग जो आपके सामने हुआ है। पूरा सत्य तो वही है जिसने सारी चीजें होती हुई देखी हो। सो रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ यही कहता है कि सत्य जो है सापेक्ष होता है, जिसने जो होते हुए देखा वो उसी के लिए वही चीज सत्य है। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए होंगे इस स्टोरी से। और बाद में फिर राजा ने अपने बेटों को, राजकुमारों को यही समझाया कि आपके सामने जो हुआ सिर्फ वही सत्य नहीं है, उसके आगे पीछे की चीजें भी आपको जानना जरूरी है, तभी आप पूरा सत्य जान पाओगे। क्योंकि आंखों के सामने जो हुआ वो तो रिलेटिव ट्रुथ ही है बस। ठीक है, चलो तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं, अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। तो ये 3 फिलोसॉफी है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जो कि करिकुलम में उनके रहती है। ओके, द कर्मा थ्योरी, अनेकांतवाद एंड संयतवाद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता था? जो स्कूल सिस्टम था वो गुरुकुल सिस्टम की तरह था। बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, अपने टीचर के साथ रहते थे और टीचर सेंट्रिक ही था ये। भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्राकृत भाषा में जो है टीचिंग होती थी। वहां पर क्या थी? अपने ज्ञान परंपरा, शुरुआती जो गुरुकुल सिस्टम था, है ना, वहां पर संस्कृत थी। फिर कौन सी आई? फिर पाली आई बुद्धिज्म में, और जैनिज्म में प्राकृत। ठीक है, अर्धमगधी भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। टीचर को साधु या आचार्य कहा जाता था। रिलेशनशिप कैसा था टीचर के साथ? टीचर के साथ रिलेशनशिप कैसा? डेली इंटरेक्शन, क्योंकि गुरुकुल में ही रह रहे हैं। को एजुकेशन प्रमोटेड, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते। ठीक है, 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग इन जैनिज्म, राइट? सो सबसे पहली चीज,
सबसे पहला स्टेप था वचना। वचना मतलब रीडिंग करना है, लर्न करना है, रीड करो। सेकेंड स्टेप में प्रपंचना, मतलब कि क्वेश्चनिंग और इंक्वायरी करना उस चीज के बारे में। देन थर्ड था अनुप्रेक्षा, जो भी आपने पढ़ा, जिस पर आपने क्वेश्चन पूछे, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो। आपके माइंड में क्वेश्चन आया है ना, आपने कुछ पढ़ा, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, आपको आंसर भी मिल गया, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करो कि अच्छा ऐसा ऐसा, रिफ्लेक्शन है ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। फिर रेसिटेशन, है रेसिटेशन, मेमोराइज करना, ठीक है, रिपीट करते जाना उसको। देन धर्म प्लेसा, प्रीचिंग, फिर उसको बोल करके बताना, समझाना दूसरे लोगों को। तो ये क्या होगा, ऐसे में ये 5 स्टेप में आपका जो नॉलेज है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। ओके, दैट इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू नॉलेज। 5 स्टेप्स है जैनिज्म में, ये आपको ध्यान रखना है। दिखाई दे रही है ना? यस, नोट कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ से जो कुछ भी हमने कोर फिलोसॉफी जो इसकी देखी, जो 3 चीजें देखी, वो किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, ये कहता है कि किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू ही सही नहीं है, देयर आर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। जैसा कि हम डिबेट में करते हैं ना, डिबेट में क्या होता है, 2 टीम रहती है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनते हैं, वी रिस्पेक्ट, ठीक। सैयदवदा, रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ, अभी मैंने आपको कहानी से बताई है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एंड रिफ्लेक्शन, इनका ये कहना है कि भाई बच्चा खुद पढ़ने वाला बने, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी। स्व अध्याय, हिंदी में कहते हैं ना स्व अध्याय, ये अ नहीं आएगा, आ की मात्रा आ जाएगी, स्वाध्याय बोलते हैं ना उसको, खुद से पढ़ना है। डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज्ड एंड नॉट फोर्स, मतलब कि बच्चा खुद अनुशासित रहे, उसे करना ना पड़े। एंड दे प्रमोटेड क्रिटिकल थिंकिंग ओवर द रोट लर्निंग, आलोचनात्मक विचार करने को प्रोत्साहित किया जाता है, रटने को डिमोटिवेट किया जाता है, ठीक है। क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को हमें रिस्पेक्ट करना है, क्रिटिकल थिंकिंग, इंकरेज अनेकांतवाद इन डिबेट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डिबेट में हम सभी के पर्सपेक्टिव को इंपॉर्टेंस देते हैं। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय की हैबिट डालना, ये इंपॉर्टेंट क्लासरूम एप्लीकेशन है, मतलब क्लासरूम में जैनिज्म को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ ये है। एम्फेसिस, मॉरल वैल्यू एंड नॉन वायलेंस, टीचर एक्ट एज अ मॉरल रोल मॉडल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस, सभी को एजुकेशन इसमें दी जाती है, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। ओके, क्विक रिवीजन में आपको ये 3-4 कुछ चीजें हैं याद रखनी है। 24th तीर्थंकर महावीरा, 3 ज्वेल्स के बारे में बात की है, वैल्यू इनके अहिंसा है, अनेकांतवाद मल्टीपल व्यू, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है। देन मोक्ष, लिबरेशन की बात करते हैं, दैट इज इनका गोल एंड मेथड है, स्व अध्याय पर लेकर के आना बच्चों को, ये इनका मेन मोटो था, ठीक है। मेथड भी यही था और बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना, ये भी इनका मोटो था, ठीक है। तो आई होप कि जैनिज्म से रिलेटेड ये जितने भी की पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।